सामान्य दिन की यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सबों के बीच हम एक बार फिर से उपस्थित हैं भारत की राजव्यवस्था के साथ। भारत की राजव्यवस्था में हमारा सफ़र आपके साथ भारत के संविधान के भाग तक पहुंच चुका था। पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना में थे, प्रस्तावना और उसमें उल्लेखित जो महत्वपूर्ण शब्द थे इसके साथ थे। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के भाग से और उससे संबंधित विषय से। तो हम इसकी शुरुआत भाग 1 से करेंगे। भारत के संविधान में जो 22 भाग हैं उन भाग में भाग 1 में कुल मिला के 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं और भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो सब अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। दो शब्द देखिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वह राज्यों का संघ होगा। यानी इसमें दो शब्द आया है, इंडिया और भारत, साथ साथ इंडिया व भारत, और एक है राज्यों का संघ। यानी इस अनुच्छेद में एक तरफ तो हमारे क्षेत्र का नाम, यानी भारत का नाम जो होगा वह नाम, और दूसरा उसका स्वरूप, यानी उसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो पहला तो बता दिया गया कि इंडिया, यानी कि जो उस समय तक तो कुछ लोगों ने कहा कि नाम क्या होना चाहिए, तो परंपरा के अनुसार चल रहा नाम भारत को भी स्वीकारा गया और इंडिया को भी स्वीकारा गया। और साथ साथ अब यह बताया गया कि हमारा देश जो होगा इसका स्वरूप क्या होगा, यानी उसकी पद्धति कैसी होगी। तो उसकी पद्धति जो होगी वो संघात्मक होगा, अर्थात इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। अब स्वाभाविक बात था कि जिसको इसमें शामिल किया गया उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। यानी भारत में जो, इस भारत संघ में जो सम्मिलित थे, भारत संघ में सम्मिलित क्षेत्र को 3 श्रेणियों में हम लोग रख सकते हैं। कितना? 3 श्रेणी में। पहला है था राज्य क्षेत्र, यानी राज्य। दूसरा था केंद्र शासित, यानी जो संघ शासित कह सकते हैं या केंद्र शासित। और तीसरे वैसे थे जिस समय देश का संविधान बन रहा था तो उस समय कई ऐसे भाग थे जिससे अपेक्षा थी कि भविष्य में भारत में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके तहत पांडिचेरी को, कराईकल को, माहे को, बाद में दमन दीव, गोवा इत्यादि को शामिल किया गया। तो ऐसे क्षेत्र थे जिनको कि भविष्य में भारत में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय संघ का निर्माण किन किन से होने थे? राज्य क्षेत्र से होने थे, राज्य क्षेत्र से होने थे, संघ शासित क्षेत्र से होने थे, और तीसरा कौन सा क्षेत्र था? तो वो उस समय जिस समय देश का संविधान बन रहा था उस समय पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के कब्जे में जो था उसको भी शामिल भविष्य में किया जा सकता है, इसके लिए व्यवस्था किया गया। तो पहला भाग हम अनुच्छेद का अर्थ समझ गए हम कि इसमें भारत के नाम और भारत का जो स्वरूप होगा इसकी चर्चा थी। अब अनुच्छेद दूसरा पर अगर हम विचार करें, अनुच्छेद दूसरा, तो अनुच्छेद 2 यह भारत के संसद को शक्ति देता है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति देता है, नए राज्यों के गठन की। किसका? राज्य, नया गठन, नए राज्यों के गठन की शक्ति देगा, और साथ साथ देगा उसके बाद नए राज्यों को किसी दूसरे से शामिल कर लेने, यानी शामिल करने की शक्ति, राज्यों को शामिल करने की शक्ति। अगर बाहर से किसी को भारत में शामिल करना है तो इसकी शक्ति भी संसद को प्राप्त है।
और यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 2 के तहत भी मिला है ना। तो हम इसमें क्या कर मतलब अनुच्छेद 2 करता है कि संसद भारत की जो है वह नए राज्यों का गठन कर सकता है और किसी दूसरे को भारत में शामिल कर सकता है। अब सवाल उठता है आर्टिकल 3 का देखते हैं, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या हो सकता है। तो अनुच्छेद 3 में ध्यान में रखना है, किसी एक राज्य के कुछ क्षेत्र को काटकर या 2 या उससे अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर राज्य गठित कर सकते हैं। पहला ध्यान में रखेंगे, हमने कहा है कि किसी एक राज्य के कुछ क्षेत्र को काटकर, जैसा कि बिहार से काटकर झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड होता है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। फिर दूसरा अधिकार है 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर, 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर राज्य को गठित कर सकता है, राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, राज्य का नाम को बदल सकता है। तो एक राज्य को गठित मतलब एक राज्य के कुछ क्षेत्र को काटकर राज्य बनाना, अर्थात राज्य की सीमाओं को, राज्य के क्षेत्र को कम कर देने की शक्ति। और ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी संसद के पास शक्ति है कि वह किसी एक राज्य के क्षेत्र को काटकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य को गठित कर सकता है। इसके अलावे राज्य की परिसीमा को, क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, यानी राज्य के नाम का भी जो परिवर्तन होगा वह संसद के द्वारा होगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 में देखिए, नया राज्य के गठन को ही थोड़ा सा अनुच्छेद 3 में कुछ स्पष्ट किया गया और राज्यों के शामिल यानी दूसरे को शामिल कर लेने की शक्ति संसद को मिला। तो अनुच्छेद 3 में समझ में आ गया होगा, नए राज्य को, किसी एक राज्य से किसी कुछ क्षेत्र को काटकर 2 या अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य को गठित किया जा सकता है। उसके बाद किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं को, परिसीमा जो है उसको कम बेश किया जा सकता है, और इसके अलावा राज्य की जो क्षेत्रफल है या राज्य का चीज़ है उसको कम बेश किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चौथा अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन करके जो प्रक्रिया होगा नए राज्यों के गठन की, वह आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। अर्थात नए राज्यों के गठन के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को अधिकार मिला है, इसे संविधान संशोधन के लिए जो आर्टिकल है 368 उसके अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। यानी इससे जुड़ा हुआ, अर्थात राज्यों के गठन से, नए राज्यों के गठन, उसके नाम परिवर्तन आदि से जो भी इससे संबंधित संशोधन होंगे उसे आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। तो पहला एक बार फिर से देख ले, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद किन किन क्षेत्रों को होगा इसकी चर्चा हुई। 2 में संसद को नए राज्य के गठन करने की और बाहर से किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, बाहर भारत के किसी क्षेत्र को अलग करने की शक्ति इस तरीके से उसे प्राप्त नहीं है। हाँ, बाहर से जो हैं भारत के बाहर से लाकर भारत में आप मिला सकते हैं। तीसरा हुआ राज्यों के किसी राज्य से कुछ क्षेत्र को हटाकर 2 राज्यों से कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, राज्य की सीमा को बदला जा सकता है संसद के द्वारा, उसके बाद राज्य के नाम बदले जा सकते हैं। और चौथा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो काम किए जाएंगे उसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार से भारत में जो संघ बना उसमें शुरुआत में भारत के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, क, ख, ग, घ। अब इस वर्ग में बांटा गया, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्ष बाद ही 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर एक आंदोलन चल गया, और भाषाई आधार पर जब आंदोलन चला तो उसके बाद भाषाई आधार से राज्यों का जो का निर्माण शुरू हुआ, उसमें से सबसे पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, जिसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि भारत का जो वर्तमान में राज्य है उसमें कैसे कैसे
यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसकी चर्चा बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। और हम अब चर्चा थोड़ा सा करते हैं कि जो क ख ग घ वाली श्रेणी थी उसमें से परिवर्तन कहाँ से शुरू होते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 अक्टूबर 1953 को भारत में पहली बार भाषाई आधार पर, हालांकि मांग पीछे से थी, लेकिन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। इसको देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय था। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। तीन सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर, फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू। इनमें से फजल अली उसके अध्यक्ष थे। अपनी पूरी मशक्कत करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इनकी रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में जो संविधान बनने के समय की स्थिति थी और भारत के राज्यों को जो क ख ग घ में वर्गीकृत किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्यों को उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। यानी कब बांटा गया ऐसा, तो जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद जितने राज्य थे उनको 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया भारत के पूरे क्षेत्र को। तो इस प्रकार से केंद्र शासित क्षेत्र में बांट दिया गया। अब जैसा कि हमने पीछे जिक्र किया था कि यह भी व्यवस्था की गई थी कि भविष्य में भारत में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो उस समय तक भी यूरोपीय कंपनी के पास थे या यूरोपीय देश के पास थे। तो 1956 से पूर्व में ही 1954 ईस्वी में फ्रांस के साथ समझौता कर 1954 ईस्वी में समझौता से फ्रांस से ले लिया जाता है। फ्रांस से किन किन क्षेत्रों को लिया गया, तो फ्रांस से पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन को ले लिया जाता है। 1954 ईस्वी में। और ये सब जब लिया जा गया तो ऐसा नहीं कि इसे राज्य का दर्जा दिया गया था, उसे भारत क्षेत्र में केवल शामिल किया गया था। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को, यहाँ ध्यान में रखना है, 18 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही द्वारा फ्रांस के साथ तो समझौता किया गया, लेकिन सैन्य कार्यवाही की जरूरत पड़ी किससे, तो पुर्तगालियों से लेने के लिए। तो पुर्तगाली के संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपी थे और जाने वाले सबसे लास्ट में थे। तो पुर्तगाली से क्या लिया गया, गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया
ध्यान में रखना है 18 दिसंबर 1961 को एक सैन्य कार्यवाही के द्वारा, और इस प्रकार से 1498 ईस्वी में जिस कंपनी का भारत में आना होता है, भारत में यूरोपीय कंपनी के रूप में पहला जो आया वह था पुर्तगाली, और भारत से विदा होने वाला सबसे आखिरी बना पुर्तगाली। तो इस प्रकार से 18 दिसंबर 1961 ईस्वी तक यहाँ तक आ जाता है। तो ये हमने जिक्र किया जिसको कि विदेशी आधिपत्य से भारत के क्षेत्र में शामिल किया गया। अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया था, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मतलब वहाँ से कुछ भाषाई आधार पर अब जो पूर्व में जो राज्य थे उसको बांटा जाने लगा, और सबसे पहले इसको बांटा गया बम्बई को। सबसे पहले बम्बई को बांटा जाता है, और बम्बई को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है भाषाई आधार पर। एक पार्ट्स होता है महाराष्ट्र, यानी बम्बई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात, नाम से ही स्पष्ट है। जहाँ महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले थे उनको दे दिया गया क्या, महाराष्ट्र, और जो गुजराती जो बोलने वाले ज़्यादातर लोग थे उनको बांट दिया, मतलब उनको दे दिया गया गुजरात। तो मराठी और गुजरात मिल गया। इसे हमको थोड़ा जानकारी रखनी है। जब ये जो मैंने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन द्वारा, वह जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य की जो पूर्ववत श्रेणी थी, 1956 द्वारा राज्य की जो श्रेणी थी क ख ग घ, उसको समाप्त किया गया था। अब देखिए 1 मई 1960, कब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 1 मई को। इसके बाद गुजरात भी अपना स्थापना दिवस सेम डे मनाता है। किससे दोनों को अलग किया गया था, तो बम्बई से अलग किया गया था। उसके बाद जो भाषाई आधार पर जिसको अलग किया गया वो था असम से नागालैंड को अलग किया गया 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 असम से अलग हुआ नागालैंड। असम से काट करके नागालैंड को अलग कर दिया गया। फिर नवंबर 1966 ईस्वी में, 1 नवंबर 1966 फिर पंजाब को पुनर्गठित किया गया भाषाई आधार पर। वहाँ जो पंजाब बोलने वाले थे उनको पंजाब और हरियाणा, यानी पंजाब राज्य था पहले से, लेकिन पंजाब को पुनर्गठित करके क्या कर दिया गया कि हरियाणा बोलने वाले को हरियाणवी और पंजाबी बोलने वाले को पंजाबी राज्य में मतलब दे दिया गया। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 25 जनवरी को। 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा पाता है। उसके बाद देखिए भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इसके लिए 1972 ईस्वी में उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम आता है 21 जून को। 21 जून 1972 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पुनर्गठन अधिनियम आता है। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा MMT, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है 21 जून 1972 को। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी 26 अप्रैल 1975। जैसा कि हम जानते होंगे कि सिक्किम उन समय भारत का हिस्सा नहीं था,
और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम में जनमत संग्रह कराए जाते हैं। और फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी सिक्किम भारत का के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ 2 अधिनियम है, 2 संविधान संशोधन अधिनियम है, 35वां भी और 36वां में। 35वां के द्वारा इसमें जनमत संग्रह होता है और 36वां के द्वारा सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य का, भारतीय क्षेत्र का, भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार से 35वां और संविधान संशोधन और 36वां संविधान दोनों ही जो है सो किससे संबंध रखता है? सिक्किम से संबंध रखता है। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को यहाँ भी 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अब देखिए 14 राज्य तो पहले से थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग किस तरीके से बनते चले जा रहे हैं। तो सिक्किम जिस समय बना था तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां। तो मिजोरम और अरुणाचल देख लेंगे तो 23वां 24वां बन जाता है। उसके बाद 19 मतलब गोवा को, इससे पीछे 1900 गोवा का अगर पूछा जाए कि गोवा को भारत में शामिल कब कर लिया गया था भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ क्षेत्र में, तो 1961 ईस्वी में। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 1987 ईस्वी को। कब मिलता है? 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। और कैमा राज्य बन जाता है अब यह 25वां राज्य बन गया कौन? गोवा। अब 26, 27, 28 के लिए 26, 27, 28 के लिए वर्ष 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड। तो देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को लेकर के। 9 नवंबर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया। तो जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र से लेकर के बनाया जा सकता था, तो उसका ही उपयोग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड को बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके, और तीनों महज उसी वर्ष के हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य बनता है। झारखंड 28वां राज्य बनता है। उसके बाद 2 जून 2014 ईस्वी को सबसे लास्ट में 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हटकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 29वां राज्य बना तो था, परंतु बाद में फिर से जम्मू कश्मीर को जब वहाँ से धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और उसके बाद राज्य की संख्या फिर 28 हो गई है, जिसका जिक्र हमने पीछे किया था। अब एक नज़र हम डालते हैं कि भारत में जो संघ शासित क्षेत्र हैं उसका 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। पहले देखिए दमन द्वीप अलग थे, दादर नगर हवेली से अलग था, लेकिन सबको मिला करके अब एक कर दिया गया है। पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिस जिक्र किया हमने कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस प्रकार से जो है सो
2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। हालांकि वहाँ मांग चीज हो रही है कि किसी तरीके से फिर से जो है सो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, और वहाँ विधानसभा चुनाव भी हुए पीछे, और वहाँ एक निर्वाचित सरकार भी है। तो इसके बाद देखिए, यानी हमने पीछे तो हालांकि इसका विस्तार से जिक्र किया कि कैसे कैसे बना, लेकिन इसको एक नज़र देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, अक्टूबर 1953 में, फिर महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर त्रिपुरा और 72 में, सिक्किम 75 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड को 2000 में, और तेलंगाना 2014 ईस्वी में भारत के अंतर्गत जो राज्य सब हैं ये इस प्रकार से बने। और इससे पूर्व में हमने जैसा कि जिक्र किया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 1956 ईस्वी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्गठित करके बनाया गया था। इसके जो वर्तमान स्थिति है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये थे भारत का पूरा भारत देश और उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र। बने रहे हमारे साथ, भाग 2 के साथ अगले क्लास में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।